नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने में मैं आपको बता दूं, बिना किसी लाग लपेट के सब्सक्राइब करोगे, ये करो कि वो करो, इसमें हमें समय नहीं खराब करना है। तो हम सीधे सीधे आते हैं अपनी प्रस्तावना पर और हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल इसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रस्तावना के दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है मेरे लाल आमुख। क्या है? आमुख। आमुख के बाद में इसका तीसरा नाम क्या है? इसका तीसरा नाम है दो टूक। ठीक है, दो टूक के बाद में इसका तीसरा नाम क्या है? तो इसका तीसरा नाम है उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना, आमुख, दो टूक और उद्देशिका। मैं बता दूं कि प्रस्तावना तो मैंने लेक्चर 3 में भी डाल रखी है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं है, वो वनडे एग्जाम के हिसाब से। इसमें हम पूरा का पूरा मेंस का भी कवर करते हुए चलेंगे और ये देखेंगे। इसको बनाने में लगभग 3 वीडियो में लेकर के आऊंगा। एक वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा, दूसरी में कुछ, और तीसरी में मैं आपको जो इन दोनों वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनके क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें घर पर। ठीक है, तो प्रस्तावना, आमुख, दो टूक, उद्देशिका और प्रीएम्बल, इस नाम से जानते हैं। तो अब दो टूक जहां आए तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि दो टूक का मतलब क्या है। दैट्स क्लियर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की दिशा में हम देखते हैं कि ये 11 दिसंबर, अब आपको एक बात पता होगी क्या? 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर। अब मैं देखो कहां पहुंच गया, मैं पहुंच गया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था या संविधान का निर्माण हो रहा था, और संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता थी, और हम संविधान सभा में ही पहुंच गए। 11 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पास होता है। एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं। कौन? उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बात थी? इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये लेकर के कौन आए? नेहरू जी लेकर के आए। इसे कौन लेकर के आए? नेहरू जी। ठीक है, ये पास कब हुआ? तो ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। ये जो उद्देश्य था यही आगे चल करके उद्देश्य का बन जाती है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही आगे चल करके, इसमें जो उद्देश्य थे वही उद्देश्य किसमें? संविधान में निहित थे, या संविधान में ये जो उद्देश्य हमारे यहां संविधान सभा में आए थे उसी को, उन्हीं उद्देश्यों को हमने संविधान में डाल दिया। तो ये इसका नाम हो गया उद्देशिका। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आमतौर पर आप समझेंगे कि उद्देशिका होती क्या है। तो उद्देशिका, आप जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है। क्या होता है? एक इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स में उस किताब में आगे क्या पढ़ना है इस बारे में बताया हुआ होता है। तो मान लीजिए उस इंडेक्स को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाता है। उस इंडेक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी की सारी किताब को पढ़ रहे हैं, तो बाकी की सारी किताब में ही इंडेक्स निहित होता है। इतनी बात समझ लीजिए। और जो इंडेक्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कसम खा करके किताब लेने के लिए जाते हैं, बुक लेने के लिए जाते हैं कि पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक पढ़ना है। लेखक की हुई, यानी लेखक ने किसको समर्पित की है? ईश्वर को की है, या माता को की है, या पिता को की है, अपने को। तो पूरी बातें पढ़ते हैं, लेकिन आप इतने पढ़ने वाले हैं नहीं। तो आप कहां से शुरू करते हैं? आमतौर पर पहले चैप्टर से। लेकिन आपको यहां इस प्रस्तावना में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ संशय से आते हैं। आपको प्रस्तावना पढ़ना जरूरी है। तो 22 जनवरी 1947। अब प्रश्न बनता है कि उद्देश्य का यानी प्रस्तावना कहां से ली गई? ऐसा कहां से विचार आया कि प्रस्तावना भी होनी चाहिए, या किस आधार पर, किस देश के संविधान के आधार को मान करके इन्होंने वहां से प्रस्तावना ली? तो अब यहां से ये क्वेश्चन आने के बाद में दूसरा क्वेश्चन यह उठता है, क्या संविधान बनने से पूर्व एक हमारे यहां कई बहुत सारे अधिनियम थे, जैसे 1717, 1784, 1919, इस प्रकार के, तो 1935। तो इस प्रकार संविधान बनने से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए विधि, बनाए गए कानून, बनाए गए अधिनियम में क्या प्रस्तावना थी या नहीं थी?
तो एक अधिनियम ऐसा था 1919 का, उसमें प्रस्तावना आमुख दो टूक उद्देश्य का थी, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उद्देश्य का यहां से नहीं ली। तो प्रश्न बनता है कि यहां से नहीं ली तो कहां से ली, किस देश से ली? तो वो ली यूएसए से। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रस्तावना कहां से ली गई, तो आप बताना कि यूएसए से ली गई। अब प्रस्तावना पर किस देश, हमारी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा पर किस देश का प्रभाव है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। यानी जो हमारी प्रस्तावना है उस पर कुछ देश का, उसकी भाषा पर, प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है? ली कहां से की? यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इतनी बात यहां तक मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम एक क्वेश्चन देखते हैं मेंस के हिसाब से कि बताइए क्या प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इट इज यानी इट इज लीगली नॉन जस्टिबल इन नेचर, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो अन्यायोचित प्रकृति की है। कैसी? ये वैधानिक रूप से कह सकते हैं कि यह वैधानिक रूप से अन्यायोचित प्रकृति की है। अब यहां पर मैंने एक अंडरलाइन की है इस शब्द पर, अन्यायोचित यानी नॉन जस्टिबल। इसका क्या अर्थ है? अन्यायोचित का क्या अर्थ है? यह वैधानिक रूप से, इसे लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रकृति में वैधानिक रूप से, या इसकी प्रकृति, प्रस्तावना की प्रकृति वैधानिक रूप से अन्यायोचित है या अन्यायोचित प्रकृति की है, वैधानिक रूप से अन्यायोचित प्रकृति की है। तो अन्यायोचित का क्या अर्थ है? तो अन्यायोचित का अर्थ यह है कि प्रस्तावना में जो भी बातें हैं उसको सरकार, उसको राज्य, सरकार का अर्थ यहां राज्य से है, उसको सरकार या राज्य माने या न माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या समझे? अन्यायोचित प्रकृति का अर्थ यह है कि प्रस्तावना में जो बातें हैं, प्रस्तावना में जो बातें हैं उनको, प्रस्तावना में जो बातें हैं उनको सरकार या राज्य, सरकार और राज्य का तात्पर्य यहां एक ही से है, सरकार या राज्य माने या न माने ये उसके ऊपर डिपेंड है, यानी पूर्ण रूप से बाध्य नहीं है मानने के लिए। अगर इसकी प्रकृति न्यायोचित होती तो यहां सरकार या राज्य इसे मानने के लिए बाध्य होता। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसकी प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रस्तावना की संशोधनीयता। प्रस्तावना की संशोधनीयता, आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना की संशोधनीयता। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। क्या भारत की प्रस्तावना है उसमें संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह एक प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसको देखने के लिए इसके ऊपर दो प्रकार की विचारधारा आती हैं। क्या भारत का प्रस्तावना संशोधनीय हो सकती है या संशोधनीयता है या नहीं है? तो इसमें दो प्रकार के विचारक निकल करके आए। पहले जो विचारक थे परंपरागत, और दूसरे जो विचारक थे वो उदार विचारक थे। ठीक है?
परंपरागत विचारकों को हम क्या कह सकते हैं? राजनैतिक शास्त्री। ठीक है, इनको हम विधि विशेषज्ञ मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्री और विधि विशेषज्ञ, ये दो प्रकार के विचारक निकल करके आए। ये देखिए, राजनीति से संबंध रखते थे, ये कानून से संबंधित रखते थे, यानी कानून को ज्यादा जानकार थे। जब ये कानून के ज्यादा जानकार थे, ये राजनीति से संबंध रखते थे, तो इन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और इन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इन्होंने क्या माना? जो परंपरागत विचारक थे उन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जो उदार विचारक थे उन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो यहां पर संशोधन किस प्रकार का? जब कोई चीज संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो उसमें संशोधन कैसा? तो ये मानते थे, अब इनडायरेक्ट वे में परंपरागत विचारक ये मानते थे कि प्रस्तावना जो है वो असंशोधनीय है, यानी कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। तो ये क्या मानते थे कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, यानी प्रस्तावना कैसी है? अर्थात लिख करके यहां लिखेंगे, अर्थात यह असंशोधनीय है। ठीक है, इन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो इसीलिए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। यानी दो प्रकार के विचार आए, यानी इन्होंने माना कि संशोधनीय है, इन्होंने माना असंशोधनीय। अब इसको लेकर के दो प्रकार के विचार सामने आ गए हैं। अब क्या होगा कि अब जब भी टकराव होता है विचारों का, जब भी टकराव होता है किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर, तो कहां का दरवाजा खटखटाया जाता है? तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है। सबसे पहले इसे मैं रफ कर देता हूं, रफ क्या यही बता दूंगा ताकि आप समझ में आ जाए। तो सबसे पहले केस आया एक, उसे कहते हैं हम बेरूवादी विवाद 1960। इसके बाद में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह आया 1973 में, यह आया 1960 में। 1960 में बेरूवाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ताकि ये असंशोधनीय है। यानी कि जो बेरूवादी विवाद में है, सुप्रीम कोर्ट किसके साथ चला गया? परंपरागत विचारकों के साथ चला गया। देखिए, आपको एक कॉन्फिडेंस लग रहा होगा, आपके इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लग रहा होगा कि एक सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात मान लीजिए कि मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि क्या भारत की प्रस्तावना संशोधनीय या भारत की प्रस्तावना की संशोधनीयता पर एक निबंध लिखिए, तो आपको लगता नहीं है कि आप अच्छा खासा आपके पास में कंटेंट है? बेरूवादी विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संशोधन नहीं हो सकता, अर्थात यह असंशोधनीय है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह माना कि इसमें संशोधन हो सकता है। फिर एक और केस आता है, कौन सा? 1994 में आता है। 1994 में उस केस का नाम याद नहीं आ रहा। उसने माना
कि इसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इसकी मूल बातें हैं उसमें संशोधन नहीं हो सकता। अब ये मूल बातें क्या होंगी, अब ये मूल बातें क्या होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करिए, हम समय समय पर आपको ये बताते रहेंगे कि ये मूल बातें हैं क्या। और यही मौलिक अधिकार के संबंध में भी कहा कि वेट एंड वॉच, यानी इसमें भी आप मूल बातों के साथ में जो मूल बातें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर आपको ये बताते रहेंगे कि ये मूल बातों में संशोधन नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। मुझे लगता है कि इस संशोधनीयता पर आप एक निबंध पूरे तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बात मुझे लगती है अब आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज आपको लगेगा प्रस्तावना पढ़ करके कि हमें बहुत कुछ आ गया है पॉलिटी में। उसके बाद में हम सीधे एंट्री करेंगे भाग 1 में, यहां के बाद में फिर भाग 2 में नागरिकता पर सब पढ़ेंगे हम। नागरिकता में ये जो नागरिक संशोधन CAA जो 2019 है, ये क्या है, ये क्या कह सकते हैं कि ये किस रोग का नाम है, ये जो समझ में नहीं आ रहा है CAA 2019 क्या है, ये सारी बातें आप उसमें मेरे साथ नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ सकेंगे आराम से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है, प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है हम इसे देखेंगे। तो प्रस्तावना से हमें ये जानकारी मिलती है, पहली बात तो कि इसकी जो आदर्श हैं, या कह सकते हैं प्रस्तावना में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि ये प्रस्तावना किसके द्वारा या इसको संबोधित कौन कर रहा है, तो हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, तो इसको कौन कर रहा है? हम का मतलब भारतीय। और दूसरी जानकारी इससे क्या मिलती है, दूसरी जानकारी इससे ये मिलती है कि इसकी अधिनियमित की डेट 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मसमर्पित की गई। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब इसके बाद में हम सीधे इसके दर्शन पर एंट्री करते हैं। जानकारी हमें पता पड़ गई। इसके दर्शन, आदर्श और आकांक्षाएं। दर्शन को हमने 2 भागों में बांट लिया, आदर्श और आकांक्षाएं। आदर्श क्या है इसके? आदर्श है इसके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और इन पर ही आज हम चर्चा करेंगे। आदर्श क्या होता है, आकांक्षाएं क्या होती हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, ये सभी क्या हैं? ये इसकी आकांक्षाएं हैं। अब देखिए, हमें अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए आकांक्षाओं को पहले पूरा करना पड़ेगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया। अब मैं अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता पाने के लिए हमें अपने आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने आदर्शों को पूरे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। यानी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं या समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, लोकतंत्रात्मक हैं या नहीं है, गणराज्य हैं या नहीं है।
तो अभी इन पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर आकांक्षाओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस देंगे तो प्रस्तावना खत्म हो जाएगी। तो सीधे आते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से हम क्या, कोई भी देश क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी देश तीन प्रकार का हो सकता है। पहला कैसा, पहला हो सकता है वो कह सकते हैं औपनिवेशिक देश, औपनिवेशिक, ठीक है। दूसरा कैसा हो सकता है, अधिराज्य, और तीसरा जो होता है वो हो सकता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या प्रभुत्व संपन्न लिख सकते हैं केवल। ठीक है, यानी औपनिवेशिक देश, अधिराज्य देश और प्रभुत्व संपन्न देश, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तीन प्रकार के देश हो सकते हैं। तो औपनिवेशिक देश कौन से होते हैं? औपनिवेशिक देश वो देश होते हैं जिनके लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, और वहां का प्रमुख यानी उस देश का प्रमुख भी कैसा होता है, उस देश से बाहर का होता है। यानी ऐसा देश जहां के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, तथा वहां का संवैधानिक प्रमुख भी, वहां का उस देश का प्रमुख भी, या उस देश के प्रमुखता किसी दूसरे देश की हाथों में होती है। अब बताइए 1947 से पूर्व भारत कैसा था? औपनिवेशिक देश था। यहां के लोगों को स्वतंत्रता तो प्राप्त थी ही नहीं, यानी यहां के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। साथ ही यहां का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी कोई विदेशी होता है। अधिराज्य देश वो देश होते हैं जहां के लोगों को स्वतंत्रता तो प्राप्त होती है, जहां के लोगों को स्वतंत्रता तो प्राप्त होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन यहां का जो संवैधानिक प्रमुख होता है अभी भी कोई विदेशी शक्ति होती है। अब मुझे बताइए 1947 से लेकर के 1950 तक, यानी जब से देश आजाद हुआ है और तब तक जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो गया तब तक हमारा देश कैसा था? अधिराज्य देश था। कैसा देश था? अधिराज्य देश था 1947 से 1950 तक। इतनी बात क्लियर हो गई? अधिराज्य देश कौन से होते हैं? जहां के लोगों को स्वतंत्रता तो प्राप्त होती है, लेकिन वहां का जो संवैधानिक प्रमुख होता है अभी भी कोई विदेशी होता है। अभी भी कौन होता है? कोई विदेशी होता है। तो 1947 से 1950 तक आप बताइए, भारत के लोगों को स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन संवैधानिक प्रमुख अभी भी ब्रिटेन का राजा रानी थे। अब बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न, वो देश जहां के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो देश जहां के संवैधानिक प्रमुख भी कोई देशी शक्ति होती है, कोई विदेशी शक्ति नहीं होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात प्रभुत्व संपन्न की वो है कि यहां के लोगों को अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र रहते हैं। ये यानी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, वो देश प्रभुत्व संपन्न कहलाते हैं। तो यहां से मेंस में एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए उदारीकरण के दौर में क्या कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न हो सकता है? यानी आपको दिख रहा है कि WHO जैसी संस्था या और बाकी की जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी संगठन हैं, क्या उन संगठनों में शामिल होते हुए हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं? इसका क्वेश्चन आप लिखिए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तीन प्रकार के होते हैं, औपनिवेशिक, अधिराज्य और प्रभुत्व संपन्न। आपको प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझ में आना चाहिए, ऐसा देश जहां के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा वहां का संवैधानिक प्रमुख भी कोई देशी होता है, कोई विदेशी नहीं होता है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वह देश अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र रहता है।
वो देश प्रभुत्व संपन्न देश है। तो भारत 1950 से लेकर के और वर्तमान तक, कहां, वर्तमान तक भारत कैसा है, प्रभुत्व संपन्न देश है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आता है समाजवादी। क्या, प्रभुत्व संपन्न के बाद में समाजवादी शब्द पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या, संशोधनीयता में ही लिखना है आपको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? SSI, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रेटेड। यानी इंटीग्रेटेड का मतलब है अखंडता। समाजवादी यानी सेकुलर, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, इंटीग्रेटेड अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और केवल एक ही बार भारत की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। तो यहां समाजवादी शब्द, पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि समाजवादी जो शब्द है या समाजवादी है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही क्यों जोड़ा गया, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। ऐसी क्या कारण बने जो 1976 में जोड़ना पड़ा, हमने मूल संविधान में समाजवादी को क्यों नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं समाजवादी की परिभाषा। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी देश 2 प्रकार का हो सकता है, एक पूंजीवादी और एक होता है समाजवादी। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ठीक है, पूंजीवादी वो देश जहां के आर्थिक संसाधनों, जहां के संसाधन, पूंजीवादी देश की बता रहा हूं, ऐसे देश जहां के संसाधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है। बाजार का नियंत्रण का अर्थ क्या है, मैं मान के चलिए मैं एक पूंजीवादी देश हूं। अब इस चीज को समझना, मैं एक पूंजीवादी देश हूं और मैंने इसको बनाया है, मार्कल को बनाया है। इसका अगर इसकी जो मांग है वो मार्केट में ज्यादा है तो इसके रेट खुद पे खुद बढ़ जाएंगे, इसके रेट खुद पे खुद बढ़ जाएंगे। और इसकी मार्केट में मांग कम है तो इसके रेट खुद पे खुद घट जाएंगे। तो यानी कि पूंजीवादी देश में उत्पादन की जो उत्पादन है उसके रेट का उतार चढ़ाव कौन करता है, बाजार करता है। यानी कह सकते हैं कि पूंजीवादी देश वो देश होते हैं जिनके आर्थिक संसाधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है, आर्थिक संसाधनों के उत्पादन तथा वितरण पर। दोबारा सुनिए, पूंजीवादी देश वह देश होते हैं जिनके आर्थिक संसाधनों के वितरण तथा उत्पादन पर बाजार का नियंत्रण होता है। लेकिन वो देश जिनके आर्थिक संसाधनों के उत्पादन तथा वितरण पर राज्य का नियंत्रण होता है वो देश होते हैं समाजवादी। इतनी बात समझ में आ गई। यानी मैं एक समाजवादी देश हूं तो ये मैंने मार्कल बनाया है तो इसके जो कीमत है इसकी कीमत राज्य निर्धारित करेगा। इसकी कीमत कौन निर्धारित करेगा, राज्य निर्धारित करेगा। अब भारत की स्थिति कैसी थी यहां पर वो भी सुन लीजिए। और 1976 में ही हमने समाजवादी शब्द को क्यों अपनाया यह भी सुन लीजिए। तो पूंजीवादी और समाजवादी, टेक्स्ट क्लियर। अब पूंजीवादी वो देश आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि 1976 में हमने क्यों अपनाया और भारत की उस समय क्या स्थिति थी, भारत पूंजीवादी था या समाजवादी था। हम 50 की बात कर रहे हैं जब संविधान हमारे यहां लागू हुआ था। तो दोस्तों एक युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। 1939 और 1945 के बाद में एक युद्ध हुआ जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जानते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत हानि हुई, जान मान की हानि हुई। और उस हानि के बाद में पूरे विश्व ने यह तय किया कि अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे और पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया। पूरा विश्व, देखिए पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया। एक प्रथम विश्व के देश
और दूसरे थे द्वितीय विश्व के देश। क्या? द्वितीय विश्व के देश। एक प्रथम विश्व के देश, एक द्वितीय विश्व के देश। प्रथम विश्व के देश कौन से थे? प्रथम विश्व के देश वो थे जो विकसित थे। अब हम कैसे हैं? विकासशील। वो देश जो विकसित थे, वो देश जो विकसित थे वो किसमें थे? प्रथम विश्व के देशों में। और जो देश विकासशील थे और अविकसित थे वो कैसे थे? द्वितीय विश्व के देशों में आ रहे थे। प्रथम विश्व के देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था यूएसए। द्वितीय विश्व के देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ। यूएसएसआर द्वितीय विश्व के देशों का नेतृत्व कर रहा था, प्रथम विश्व के देशों का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। तो प्रथम विश्व के देशों में आमतौर पर किस एरिया के थे? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप। उत्तरी नक्शा तो आपने देखा ही है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो प्रथम विश्व के देश थे। द्वितीय विश्व के देश पूर्वी यूरोप और एशिया, पूर्वी यूरोप और एशिया में द्वितीय विश्व के देश थे। अब मुझे बताइए, भारत जो था वो कैसा था? भारत जो था वो दिलो दिमाग से कैसा होगा? द्वितीय विश्व का देश होगा। और ये जो प्रथम विश्व के देश थे, इन्होंने अपनी एक व्यवस्था, यानी एक जो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था थोप दी। प्रथम विश्व के देशों की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी। कैसी थी? पूंजीवादी। और द्वितीय विश्व देश की विचारधारा कैसी थी? समाजवादी। अब दोनों ही लोग, दोनों ही तरह के जो प्रथम विश्व के देश और द्वितीय विश्व के देश, दोनों ही हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर लगे पड़े हैं। अपने आप को शक्तिशाली दिखाने पर दिखावा कर रहे हैं। दोनों ही ये दोनों ही गुट अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का दिखावा कर रहे हैं। दोनों ही देश हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं। दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। तो अब मुझे बताइए, हम 1947 में अभी आजाद हुए तो हम किसके साथ जाएंगे? प्रथम विश्व के देश यानी कि पूंजीवादी की तरफ या समाजवादी की तरफ? बताइए। हम खुल करके किसी के साथ नहीं जा सकते भाइयों, हम खुल करके किसी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम अभी आजाद हुए हैं 1947 में। तो आप बताइए, 1947 में आजाद होने, हमें अपनी आजादी से इतनी मोहब्बत थी कि हम किसी के साथ नहीं जा सकते थे खुल के। तो हमने एक मिक्स इकोनॉमी अपनाई, यानी हम कुछ दायरे में पूंजीवादी भी थे, कुछ दायरे में हम समाजवादी थे। यानी और हमारा जो झुकाव था, हम दिलो दिमाग से कैसे थे? समाजवादी। लेकिन डर की वजह से कैसे नहीं बन, डर की वजह से समाजवादी नहीं बन पा रहे थे, लेकिन दिलो दिमाग से अभी भी हमारी अंतरात्मा कैसी थी कि हम समाजवादी रहें। दैट्स क्लियर। अब हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई। अब प्रश्न यह उठता है कि हम 1947 से यानी 1976 में हम समाजवादी की तरफ क्यों चले गए फिर? तो 1970 के दशक में, या कह सकते हैं 1970 से पहले, 1976 से पहले हमारे निकट दो पड़ोसी देश जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान यहां से उछाल मार करके पूंजीवादी की तरफ चले जाते हैं। कौन? पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन यहां से टूट करके कहां चले जाते हैं? पूंजीवादी की तरफ। दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी दुश्मन होता है। हमने इसको दुश्मन मान लिया, अमेरिका को अपना। और हम उस समय पर आयरन लेडी इंदिरा गांधी 1976 के दौरान 1975 में इमरजेंसी में से गुजरी, तो 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बता दिया पूरे विश्व को कि हम समाजवादी देश हैं, और हम अपनी प्रस्तावना में पूरी अकड़ के साथ में समाजवादी शब्द को ऐड कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर 1990 के दशक में यूएसएसआर का विघटन हो गया। यानी जो देश हमारा नेतृत्व कर रहा था, समाजवादियों का नेतृत्व कर रहा था, वही विघटित हो जाएगा तो क्या होगा? जो देश हमारा विघटन कर रहा, नेतृत्व कर रहा था, उसी का विघटन हो जाएगा तो क्या होगा? अब हमने क्या किया? हम देखो समय के साथ बहुत जल्दी बदल जाते हैं, हम गिरगिट हैं एक तरीके, और गिरगिट होना भी चाहिए। जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, पूर्ण रूप से
प्रथम विश्व के देशों ने यानी पूंजीवादियों ने पूरे विश्व पर अपनी ये जो पूंजीवादी विचारधारा थी वो थोप दी। एलपीजी मॉडल ले आए 1991 में, एलपीजी मॉडल लेकर के आइए। ठीक है, अब एलपीजी मॉडल क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण इन्होंने कहा, पूंजीवादियों ने कहा। अब देखिए थोड़ा सा इकोनॉमी यहां पर आ गई। पूंजीवादियों ने कहा कि हम पूरे विश्व को एक देश मान लेते हैं, एक विचारधारा मान लेते हैं, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया है, समाजवादियों के जो नेतृत्व करता थे उनका विघटन हो गया है। अब प्रथम विश्व के देश यानी कि जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसको फैलाना चाहते थे पूरे विश्व में, और इन्होंने कहा कि पूरे विश्व को एक मान लीजिए और सभी बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। 1991 से पहले हमारी जो विचारधारा थी, विचारधारा तो 1991 से पहले भी मिक्स थी, कौन कौन सी? समाजवादी और पूंजीवादी, लेकिन हमारा जब झुकाव था वो समाजवादी की तरफ ज्यादा था। लेकिन 1991 के बाद में अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1991 के बाद में हमारी जो विचारधारा है वो कैसी है? अभी भी मिक्स इकोनॉमी है हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी भी, लेकिन अब हम पूंजीवादी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? समाजवादी और पूंजीवादी आपको समझ में आ गया। अब इसी में एक विचारधारा आती है साम्यवाद। साम्यवाद को क्या कहते हैं? साम्यवाद को मार्क्सवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सवाद, क्योंकि ये जो थ्योरी दी थी वो मार्क्सवाद ने दी थी। हालांकि मुझे यहां बताना नहीं चाहिए, लेकिन यहां चर्चा हुई है समाजवादी की, तो मैं यहां मार्क्सवाद भी बता देता हूं। देखिए, समाजवादी एक विचारधारा है और समाजवादी ही विचारधारा में इसी के अंतर्गत एक विचारधारा है, इसे साम्यवाद कहते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली कितना अंतर है? 1 मिनट में सुन लीजिए। समाजवादी और साम्यवादी, साम्यवाद समाजवादी में से ही निकला हुआ एक पार्ट है। साम्यवाद जो था वो समाजवादी में से ही निकला हुआ एक पार्ट है। साम्यवाद लेकिन ज्यादा नफरत करता है किससे? अमीरों से। समाजवादी राज्य की परिभाषा को मानता है कि राज्य नाम की एक कोई संस्था है, लेकिन साम्यवाद बिल्कुल भी नहीं मानता कि कोई राज्य नाम की या एक कह सकते हैं राज्य नाम की कोई बाउंड्री है, क्योंकि हम राज्यों में नहीं, साम्यवाद कहता है कि हम राज्यों में नहीं बट सकते, और जब तक हम पूरे विश्व को, ये थोड़ा सा कार्ल मार्क्स जो था वो अमीरों से नफरत ज्यादा करता था, गरीब कहता था कि ये अमीर जो हैं 2% अमीर देश के 98% संसाधनों का प्रयोग करते हैं। समझे नहीं समझे? तो इसीलिए ये खूनी संघर्ष की बात करता है साम्यवाद, लेकिन समाजवादी खूनी संघर्ष की बात नहीं करता। वो कहता है कि हम खूनी संघर्ष नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने का, लेकिन खूनी संघर्ष नहीं करेंगे। तो साम्यवाद एक विचारधारा है, समाजवादी में से ही निकली हुई। ठीक है, समाजवादी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन साम्यवाद ईश्वर को नहीं मानता है। साम्यवाद ईश्वर को नहीं मानता है। वो कहता है कि ईश्वर, जब हम खूनी संघर्ष करेंगे तो ईश्वर बीच में आड़े आएगा। इस चीज को समझिए। तो यहां तक हमने समझ लिया समाजवादी 1976 में ही क्यों जोड़ा गया, यह भी बात हमने समझ ली। 1991 की भी स्थिति को हमने यहां इकोनॉमी से रिलेटेड देख लिया। उसके बाद में साम्यवाद और समाजवादी का भी थोड़ा सा अंश हमने देख लिया। हम इसीलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फिर आपकी जो वीडियो है वो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष, अब देखिए पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, सॉरी धर्म निरपेक्ष, एक ही अर्थ है इसका। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का एक ही अर्थ है, लेकिन हमने का मतलब हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को प्रयोगता दी गई है। हम इसी को भी समझेंगे कि धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को क्यों दी गई है। तो सबसे पहले धार्मिक आधार पर हमने पढ़ा, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर। अब पढ़ते हैं धार्मिक आधार पर।
कोई भी देश, ये भी 3 प्रकार का हो सकता है, कोई भी देश 3 प्रकार का हो सकता है धार्मिक आधार पर। कौन कौन से? पहला ईश्वरवादी, कौन सा? ईश्वरवादी। दूसरा निरीश्वरवादी, ठीक है। और तीसरा कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ही यूज हो रहा है तो पंथ निरपेक्ष ही करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ईश्वरवादी, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी और पंथ निरपेक्ष। अब देखिए ईश्वरवादी कैसे देश होते हैं? वो देश, मैं आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इंक विंक पहले ही डालता हूं, लेकिन आज भूल गया था। ईश्वरवादी, ईश्वरवादी देश वो देश होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर में, वहां के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। निरीश्वरवादी वो देश होते हैं जहां के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। पंथ निरपेक्ष देश भी वहां के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अब आप कहेंगे कि पंथ निरपेक्ष और ईश्वरवादी देशों में क्या डिफरेंस है? फिर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यहां के लोग भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। यहां के लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इस विश्वास के साथ साथ, लोगों के विश्वास के साथ साथ यहां की जो सत्ता है, यहां की जो सत्ता है वह ईश्वर में ज्यादा माने। यानी कह सकते हैं कि हम यहां की राजनीतिक जो राजनीति होती है, यहां कानून बनते हैं, यहां वो ईश्वर को देख करके बनते हैं। ईश्वरवादी देशों में सत्ता में ईश्वर के नियमों का प्रयोग किया जाता है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब आप पता चलेगा कि जो यूरोप है, यूरोप हमसे भी ज्यादा, यानी कह सकते हैं रूढ़िवादिता अपनाता है। वहां पर यूरोप में सत्ता में ईश्वर के नियमों का प्रयोग किया जा रहा है। वो देश कैसे हैं? ईश्वरवादी, जैसे रोम, वेटिकन सिटी। देश को चलाने में ईश्वर का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे देश कौन से होते हैं? ईश्वरवादी होते हैं। देश को, सत्ता को चलाने में ईश्वर के नियमों का। अब देखिए यूरोप में जो कह सकते हैं, पहले जब हमारे यहां राजा राम मोहन राय धर्म सुधार आंदोलन हुए, तो यूरोप में भी पहले बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन हुए। धर्म सुधार आंदोलनों से पहले वहां एक चर्च का जो फादर होता है, वो सीधे स्वर्ग में जाने के लिए एक लेटर बेचा करता था, एक लेटर को सेल किया करता था, पत्र बेचा करता था, लोग उसे खरीदते थे। चर्च से अलग आप अपनी कोई थ्योरी नहीं दे सकते। वहां अगर दे दिया जाएगा तो आग में डाल दिया जाएगा आपको। ऐसी वहां पर एक कह सकते हैं कि कुप्रथा थी। ईश्वर, निरीश्वरवादी वो देश जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जैसे चीन, ये जो कैसे हैं? निरीश्वरवादी हैं। पंथ निरपेक्ष देश ऐसे होते हैं जो लोग, वहां के लोग तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रयोग सत्ता में नहीं किया जाता, यानी कि धर्म का प्रयोग। यहां ईश्वर से मतलब यहां के लोग, ऐसे ईश्वर की जगह यहां धर्म भी लिख सकते हैं कि धर्म में विश्वास करते हैं। यहां के लोग धर्म में विश्वास करते हैं, सत्ता में धर्म के नियमों का प्रयोग किया जाता है या धर्म का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर की जगह यहां धर्म सही रहेगा। यानी ऐसे लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं, सत्ता में धर्म के प्रयोग किया जाता है। यहां की सत्ता में कैसा, किसका प्रयोग किया जाता है? धर्म का प्रयोग किया जाता है। वे लोग जो धर्म में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर की जगह धर्म लिख सकते हैं आप। वे लोग जो धर्म में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन धर्म का प्रयोग सत्ता में नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या है? पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है?
पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह हुआ कि यहां की कोई भी सरकार बने, चाहे हिंदूवादी बने चाहे मुस्लिमवादी बने, वो उस धर्म का प्रयोग सत्ता में नहीं करेगी। हालांकि व्यवहार में देखा जाता है, व्यवहार में देखा जाता है, लेकिन संविधान तो मना कर रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। ठीक है, यानी हम धर्म को बीच में नहीं लेकर के आएंगे, धर्मनिरपेक्ष एक तरीके से। अब धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष क्यों? अब देखिए, भारत जैसे देश में धर्म को हम कर्तव्य से जोड़ करके देखते हैं। हम धर्म को, धर्म मीन्स भारत में कर्तव्य होता है, गुरु धर्म। क्या? गुरु धर्म, यानी गुरु का जो कर्तव्य है। पितृ धर्म, शिष्य धर्म, पुत्र धर्म, ये क्या है? कहीं गुरु अपने धर्म से निरपेक्ष ना हो जाए, इसीलिए यहां पंथ निरपेक्ष डाला गया। समझे नहीं समझे? यानी कि हम संविधान का हवाला देते हुए एक पुत्र अपने पिता से कहे कि हम तो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यानी हम धर्म को नहीं मानेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं मानेंगे, कर्तव्य का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यानी कर्तव्य नहीं मानेंगे, इसीलिए धर्म की जगह पंथ का प्रयोग किया गया। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? और ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द था वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया। इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है सेकुलर। ठीक है, सबका साथ, सेकुलर का मतलब सबका साथ, धर्म का प्रयोग सत्ता में नहीं किया जाएगा। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र देश कौन से होते हैं? क्या लोकतंत्र वही होता है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल? लोकतंत्रात्मक देश, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिस देश के संविधान में संविधानवाद पाया जाता है। क्या? जिस देश के संविधान में संविधानवाद पाया जाता है वो देश लोकतंत्र होता है, वो देश डेमोक्रेटिक होता है, यानी लोकतंत्र होता है जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पाया जाता है। अब ये संविधानवाद क्या है? किस देश के संविधान में संविधानवाद पाया जाएगा? ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहां पर अटकेंगे नहीं। संविधानवाद क्या होता है? जहां विधि का शासन हो, जिस देश के संविधान में विधि का शासन हो, यानी नियम हो, कानून का शासन हो, जिस देश में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी हो, जिस देश में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी हो, जिस देश में लैंगिक समानता हो, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा हो, लैंगिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, वहां का निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, वहां का न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। यानी अब आपसे पूछा जाएगा कि पता है ये लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, तो आप बचपन वाली परिभाषा थोड़ी ही बताएंगे कि बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए शासन, ये वो कुछ नहीं। आपको बताना है जिस देश के संविधान में संविधानवाद पाया जाता है वो देश लोकतंत्र है। संविधानवाद क्या होता है? जहां विधि का शासन हो, जहां वाक और अभिव्यक्ति की आजादी हो, जहां लैंगिक समानता हो, यानी लिंग के आधार पर समानता हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सामाजिक समानता हो, यानी ऐसे नहीं जाति बाति में, धर्म में नहीं बटा हुआ हो, धार्मिक सामाजिक समानता हो, निर्वाचन आयोग वहां स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं कि निर्वाचन आयोग ही गद्दार है, वो एक ही पार्टी को बनाई जा रहा है, न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष हो,
यानी न्यायालय के लिए भी स्वतंत्र हो और वो काम करने के लिए निष्पक्ष हो, वह देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा अब आप समझ गए होंगे। ये एक थोड़ा सा आपके सोचने के नजरिए को बढ़ाएगी। क्या केवल यही हो और बाकी के ये शब्द ना हो तो क्या वो देश लोकतंत्र है? या ये हो बाकी के ये ना हो तो क्या वो लोकतंत्र है? नहीं, वो लोकतंत्र नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम एक और शब्द रह गया, इसके बाद में अपनी वाणी को विराम देंगे और आज की क्लास को यहीं बंद करेंगे। गणराज्य। क्या? गणराज्य। संवैधानिक प्रमुख के आधार पर, संवैधानिक प्रमुख के आधार पर कोई भी देश दो प्रकार का हो सकता है। एक राजतंत्रात्मक, दूसरा होता है गणतंत्रात्मक। अब देखिए, इसे समझ लीजिए। राजतंत्रात्मक कैसा होता है? वह देश, अब देखिए भारत कैसा है? गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक, वह देश जहां का संवैधानिक प्रमुख, वह देश जहां का संवैधानिक प्रमुख कैसा है? संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या अर्थ है? और गणतंत्र देश कौन सा होता है? वह देश जहां का संवैधानिक प्रमुख पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या अर्थ है? पीढ़ी दर पीढ़ी तो अच्छा शब्द नहीं है। यानी गणतंत्रात्मक वह देश होगा जहां का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत ना हो, यह सही शब्द है, वंशानुगत ना हो। और राजतंत्रात्मक वो क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत हो। ठीक है, वंशानुगत हो वहां का संवैधानिक प्रमुख, वो राजतंत्रात्मक। जहां का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, वो गणतंत्रात्मक। दैट्स क्लियर। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें? पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि वंशानुगत के साथ साथ, यानी यहां वंशानुगत है, उसके टाइम पीरियड यानी कि उसकी समय अवधि में कोई समय अवधि ना हो। यानी एक बार बन गया तो बन गया, अब उसे मरने के दम यानी मरते दम तक ही उसे उस पद से हटा, यानी मरने के बाद में ही उसे हटाया जा सकता है। गणतंत्रात्मक में पहली बात तो यह है कि वंशानुगत ना हो, संवैधानिक प्रमुख वंशानु। अब मुझे बताइए, क्या भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। क्या वो वंशानुगत है? नहीं है। उसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। और दूसरी, उसकी एक समय अवधि हो। क्या हो? समय अवधि हो। इसकी समय अवधि ना हो। अब मुझे बताइए, इसमें समय अवधि है? राजतंत्रात्मक कौन सा देश है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड में वंशानुगत है उसका, वहां का संवैधानिक प्रमुख राजा या रानी, उसी के वंशज आते हैं। समय की अवधि है? नहीं है, मरते दम तक रहते हैं। और गणतंत्रात्मक में वंशानुगत नहीं है। रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे? या उनसे पहले एपीजे थे। तो समय अवधि भी है। यहां समय अवधि कितने वर्ष है? 5 वर्ष। इसके बाद उसे दोबारा गणतंत्रात्मक प्रमुख बनना है या संविधान का प्रमुख बनना है तो उसे दोबारा चुनाव जीतना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो अब मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ आदर्श, जो दर्शन के 2 पार्ट मैंने बताए थे, आदर्श और आकांक्षाएं, तो आदर्श भली भांति आपने पढ़े। आदर्श के बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको आकांक्षाओं के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, आप उनकी प्रैक्टिस करना। और उसके बाद में भाग 1 में एंट्री मार देंगे हम, और भाग 1 में, ठीक है, बस इतना ही। और प्लीज़ उसे थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करिए चैनल को। आपको आनंद आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, सभी के लिए धन्यवाद।